India Legal presents Courts Roundup. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को बहाल करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान कार्यवाही पर किया रिपोर्ट तलब। KKSSR रामचंद्रन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का है आरोप। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले में हिंदू सिंह वाहिनी सेना ने की परिसर में नमाज अता करने पर रोक की मांग। ASI सर्वेक्षण में मंदिर के अवशेष का दिया हवाला। वहीं हिंदू पक्षकारों ने की मस्जिद के फव्वारे में मिली वस्तु के ASI सर्वेक्षण के निर्देश की मांग। क्या मुस्लिम लॉ के तहत विरासत के अधिकार तय करते समय हिंदू कानून सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है? मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली दंगा साजिश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिया आदेश। कहा, शर्जील इमाम की जमानत पर फरवरी तक फैसला लें। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री KKSSR रामचंद्रन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बहाल करने के लिए अपनी स्वतः संज्ञान कार्यवाही कैसे की। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 5 फरवरी तक मामला दर्ज करने को कहा है। रिपोर्ट में एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया, जिन्होंने KKSSR रामचंद्रन सहित 6 मौजूदा और पूर्व तमिलनाडु मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कई संशोधन आदेश पारित किए थे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से ये स्पष्ट करने को भी कहा है कि क्या स्वतः संज्ञान लेने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति ली गई थी। ये मुद्दा तब उठा जब पिछले साल अगस्त में मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में तमिलनाडु के 2 मंत्रियों को आरोप मुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश के औचित्य पर सवाल उठाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश ने आरोपी मंत्रियों राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री KKSSR रामचंद्रन और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री थंगम थेनारासु को नोटिस जारी किया। दोनों मंत्रियों को क्रमशः जुलाई 2023 और दिसंबर 2022 में आय से अधिक संपत्ति के मामलों से छुट्टी दे दी गई थी। रामचंद्रन और उनकी पत्नी ने बाद में न्यायमूर्ति वेंकटेश के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। इस बीच सितंबर 2023 में न्यायमूर्ति वेंकटेश को चेन्नई की प्रमुख पीठ से उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। DVAC ने शुरुआत में रामचंद्रन, उनकी पत्नी और मंत्री के एक मित्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 20 दिसंबर 2011 को मामला दर्ज किया था। DVAC ने दावा किया कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है।
उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार पर हिंदू सिंह वाहिनी सेना ने काशी के ज्ञानवापी परिसर में नमाज अता करने से रोकने की मांग की है। सेना ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष के सबूत दिए हैं, ऐसे में परिसर में नमाज अता करने पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए सीजेआई को पत्र याचिका भेजी गई। उधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ही हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वजूखाने का सर्वे कराने का आदेश देने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए एएसआई वहां सर्वे करे। वहां पर शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलने की वजह से वजूखाने को सील कर दिया गया था। अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में एएसआई ने निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद के निर्माण से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के स्थल पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। इसके आधार पर हिंदू पक्षकारों ने अब शिवलिंग का सर्वेक्षण करने पर लगी रोक को हटाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। काशी के ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू सिंह वाहिनी सेना ने परिसर में नमाज अता करने पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए सीजेआई को पत्र याचिका भेजी है। हिंदू सिंह वाहिनी सेना के महासचिव वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम लिखे पत्र में एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि वहां एक भव्य हिंदू मंदिर था। एएसआई के सर्वे में मिली तस्वीरें और शिलालेख भी इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसे में वहां हिंदू मंदिर होने की वजह से वहां होने वाली नमाज पर रोक लगाई जाए। हिंदू सिंह वाहिनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता विनीत जिंदल ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए ज्ञानवापी में नमाज बंद करने और हिंदुओं को ज्ञानवापी में प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए सीजेआई के समक्ष पत्र याचिका दाखिल की है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें एएसआई को मस्जिद के फव्वारे में मिली वस्तु का विस्तृत सर्वेक्षण का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो एक शिवलिंग है। आवेदन में कहा गया है कि शिवलिंग की कथित संरचना कृत्रिम दीवारों से घिरी हुई है, जो एक आधुनिक निर्माण है और मूल इमारत से जुड़ा नहीं है। हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया है कि मस्जिद समिति के अनुसार शिवलिंग की कथित संरचना का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये केवल एक फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने अपने आवेदन में दावा किया है कि कथित शिवलिंग के आसपास आधुनिक निर्माण जानबूझकर किया गया है, ताकि शिवलिंग की विशेषताओं जैसे पीठ, पिथिका आदि को छिपाया जा सके। आवेदन में कहा गया है कि शिवलिंग के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए एएसआई सर्वेक्षण की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई से शिवलिंग, उसके आसपास के क्षेत्र, दीवारों और पूरे सील क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। शीर्ष अदालत इस विवादित दावे से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है कि क्या एक सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पाया गया ढांचा शिवलिंग था, जैसा कि हिंदू पक्षकार दावा कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मस्जिद परिसर में पूजा करने के अधिकार की मांग वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर 1991 के सिविल सूट की विचारणीयता को चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और सुप्रीम कोर्ट ये जांचने के लिए तैयार है कि क्या मुस्लिम लॉ क्या तहत विरासत के अधिकारों पर फैसला करते समय हिंदू कानून के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने बंटवारे के मामले में नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया। इस मामले में निर्णय लेने के लिए मौलिक महत्व का प्रश्न ये है कि क्या मुस्लिम लॉ के तहत आने वाले विरासत के अधिकार का निर्णय करते समय हिंदू कानून के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने कानून के इस सीमित सवाल पर नोटिस जारी किया। वादी सिराजुद्दीन और फयाजुद्दीन की पहली शादी से उसके बेटे हैं। उन्होंने अपने वैध हिस्से का दावा करते हुए बंटवारे का मुकदमा दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी
नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 4 के साथ अवैध अंतरंगता बढ़ाई और उसके 2 बच्चे हैं। आगे ये आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने भी जानबूझकर वादी और उनकी मां को छोड़ दिया। जब प्रतिवादी ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग की तो प्रतिवादी नंबर 2 ने इससे इनकार किया। इस प्रकार वर्तमान मुकदमा दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे खारिज किए जाने पर प्रतिवादी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 ने तर्क दिया कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और स्थायी गुजारा भत्ता के लिए निश्चित राशि का भुगतान भी किया। उन्होंने तर्क दिया कि वादी की मां ने राशि स्वीकार कर ली और संपत्तियों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। इस प्रकार ये प्रस्तुत किया गया कि वादी किसी भी शेयर के हकदार नहीं है। इस दृष्टिकोण से सहमत हुए हाईकोर्ट ने माना कि वादी की मां अपने नाबालिग बच्चे का अधिकार नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिए गए अपने अधिकार को त्यागने की याचिका स्वीकार नहीं की और अपील की अनुमति दी। पिता प्रतिवादी नंबर 2 ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम परिवार में बंटवारा विवाद को निपटाने के लिए हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता पर लागू सिद्धांतों को लागू करने में गलती की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा किसी अन्य वकील के खिलाफ अस्पष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया और ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए कहा गया। अदालत ने शिकायतकर्ता पर लागत लगाने पर रोक लगाते हुए कहा, हालांकि बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति ने शिकायत खारिज करते हुए अपीलकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया और बहुत कठोर आदेश पारित किया कि यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया तो अपीलकर्ता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। हम विवादित आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाते हैं जिसके द्वारा जुर्माना लगाया गया और जुर्माना जमा न करने के परिणामों का प्रावधान किया गया। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः सगे भाई बहन हैं। शिकायतकर्ता बहन ने आरोप लगाया कि उसका भाई प्रतिवादी उसे अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक भाषा में ईमेल लिखकर लगातार परेशान कर रहा है। अपने भाई द्वारा की गई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ ही शिकायतकर्ता ने इस मामले को एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों और बीसीआई द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य पेशेवर कदाचार के दायरे में लाया। बीसीआई की अनुशासन समिति ने शिकायतकर्ता को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के कल्याण कोष में 50,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जब मामला 25 जनवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो अदालत ने शिकायत खारिज करने के संबंध में अनुशासनात्मक समिति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा था, जहां तक अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत की अस्वीकृति के संबंध में निष्कर्ष का सवाल है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा अदालत ने अपीलकर्ता को बीसीआई को भी पक्षकार प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया और मार्च 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि फरवरी महीना खत्म होने से पहले राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर कोई फैसला लें। शर्जील को 2020 के सांप्रदायिक दंगों के केस में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की बेंच को शर्जील के वकील ने बताया कि शर्जील की याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। बेंच ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के आदेश
को आदेश देते हैं कि सुनवाई के 10 दिन के अंदर इस याचिका पर फैसला सुनाए। शर्जील ने सीआरपीसी के सेक्शन 436A के तहत जमानत की याचिका दाखिल की है। उन्होंने तर्क दिया कि वो पिछले 4 साल से कस्टडी में हैं और यूएपीए के सेक्शन 13 के तहत गैरकानूनी गतिविधियां करने के दोषी को अधिकतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। वो इस सजा का आधे से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए वो जमानत पाने के हकदार हैं। जामिया हिंसा मामले में फरवरी 2023 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को आरोप मुक्त किया था। इमाम पर 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया इलाके में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस पर उनके खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली दंगा साजिश का केस अभी भी जारी। साकेत कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद भी शर्जील जेल से बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि उस पर साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश का केस अभी भी चल रहा है, जिसमें उस पर भड़काऊ बयान देने की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अपने भाषण में इमाम ने कहा था कि भारत से असम को अलग कर दिया जाना चाहिए। अगर हम असम की मदद करना चाहते हैं तो हमें भारतीय सेना और सप्लाई के लिए असम का रास्ता रोकना होगा। चिकन नेक मुसलमानों का है। चिकन नेक 22 किलोमीटर का हाईवे है जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया। शर्जील को जनवरी 2020 में भड़काऊ भाषण और देशद्रोह से जुड़े एक और मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था। उधर ताजमहल ट्रेपेजियम जोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से ये जांच करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रस्तावित सड़क निर्माण 3874 पेड़ों को काटे बिना हो सकता है। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने राज्य के आवेदन को अस्पष्ट बताते हुए इस तरीके की निंदा की जिसे दाखिल कर कहा गया, हम इतनी आसानी से पेड़ नहीं काटने देंगे। खंडपीठ ने कहा, जैसा कि अनुच्छेद 51A कहता है कि पेड़ों को बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम ये भी दोहराते हैं कि ये सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि अधिकतम संख्या में पेड़ों की रक्षा की जाए। आवेदक राज्य को सड़क के प्रस्तावित स्केच देने और 3874 पेड़ों का सीमांकन करने का निर्देश दिया। साथ ही CEC से 1 महीने के भीतर ये पता लगाने का अनुरोध किया गया कि क्या प्रस्तावित सड़क के संरेखण से समझौता किए बिना कुछ पेड़ों को बचाना संभव है। मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे सीनियर एडवोकेट ADN राव ने बताया कि अन्य मामले में CEC समान मुद्दे की जांच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ है, क्योंकि संरेखण को NHAI द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि CEC को वर्तमान मामले में ये भी जांचना चाहिए कि प्रस्तावित सड़क के संरेखण को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया या नहीं। अदालत ने आवेदन को 12 मार्च 2024 के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस बीच राज्य ये सुनिश्चित कर सकता है कि प्रभागीय वन अधिकारी कुछ पेड़ों के स्थानांतरण की व्यवहार्यता के संबंध में रिपोर्ट जमा करें। राज्य को ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री रखने के लिए भी कहा गया कि वो कहां प्रतिपूरक वनीकरण करने का प्रस्ताव रखता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्य के आवेदन में दावा किया गया कि वो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि खरीदेगा, लेकिन कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि अदालत से पता चला कि उसने कम से कम 5 महिलाओं से शादी की थी और इस बात को छुपाया था। न्यायमूर्ति सारंग V
कोटवाल ने निष्कर्ष निकाला कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी ने महिलाओं को धोखा दिया है। इसी संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से आइए जानें कि एक से ज्यादा महिलाओं के शादी करने के आरोप में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मैरिंग अ सेकेंड वाइफ जब आपकी फर्स्ट वाइफ अलाइव हो आपको 10 साल की जेल कर सकती है। इन इंडिया दूसरी शादी करने वाले को पहली शादी के चलते इलीगल कंसिडर किया जाता है एंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी शादी को मंजूर नहीं किया जाता। ऐसी शादी को सेक्शन 11 के तहत नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है कि पार्टनर की 7 साल की एब्सेंस के बाद सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ बाइगेमी यानी 2 शादियां एक साथ करना एक बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड डूइंग इट आपको 7 साल की जेल कर सकता है। अपनी फर्स्ट मैरिज को छुपाकर दूसरी शादी करना फॉर बाइगेमी अट्रैक्ट्स अ जेल फॉर 10 years। हाल ही में शांतिलाल यशवंत खरत वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक केस साफ बाइगेमी का एग्जाम्पल देता है। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतिलाल खरत को एंटिसिपेटरी बेल देने से इनकार किया जिसे चीटिंग के लिए एक्यूज किया गया था। खरत के कहने के बावजूद कि उन्होंने सिर्फ एक शादी की है, कोर्ट को प्रूफ वेरियस शादी और चिल्ड्रन के मिले। कोर्ट ने पाया कि एक्यूज ने अपनी प्रीवियस शादियों को छुपाया है और लोन्स ऑब्टेन करे हैं अपने प्रेजेंट वाइफ के एसेट से, जिससे उन्हें चीटिंग और बाइगेमी का दोषी पाया जाता है। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.